अब हमें एक रिजॉर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर ऑफिस के सभी लोग बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। रिजॉर्ट का स्टाफ जियांग के पास आकर बोलता है कि आप हमारी 999th लकी कस्टमर हो, तो हमने आपके रूम को अपग्रेड कर दिया है और इसके साथ आप लग्जरी स्पा भी ले सकती हो। शीना कहती है कि आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, वो लकी कस्टमर मैं हूँ और ये कार्ड मेरा हुआ। जियांग उसे वो कार्ड छीन लेती है और कार्ड छीनने के चक्कर में पूल के अंदर गिर जाती है। शीना उसके ऊपर चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे पूल में धक्का दिया। वो कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम खुद ही गिर गई थी। फिर वो अपना बैग लेकर लग्जरी रूम में चली जाती है जहां पर मिस्टर येनजू पहले से ही होता है और वो जियांग को हग कर लेता है। जियांग कहती है कि क्या ये तुम्हारा रूम है? वो कहता है कि मुझे लगा कि तुम जानबूझकर मेरे रूम में आ गई हो। शीना भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है और बोलती है कि दरवाजा खोलो। और तुम्हारे साथ रूम में कौन है? मुझे किसी मैन की आवाज आ रही है। जियांग सोचती है कि अरे बाप रे, मैं तो मर गई। अगर शीना ने हमें साथ में देख लिया तो बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो प्लीज मिस्टर येनजू आप छुप जाओ। वो उसे बाथरूम में जाने का बोलती है और डोर को ओपन करती है। शीना उससे पूछती है कि तुम्हारे साथ यहाँ पर कौन था, तो वो बोलती है कि कोई भी तो नहीं, मैं तो यहाँ पर अकेली हूँ। अब शीना को उसकी बात पर यकीन नहीं होता और वो पूरे रूम की तलाशी लेने लगती है, पर उसे कोई भी नहीं मिलता। जियांग रिलैक्स होती है और कहती है कि मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई भी नहीं है, चलो अब तुम लोग मेरे रूम से बाहर चले जाओ। और वो येनजू को ढूंढने लगती है तो उसकी नजर बालकनी की विंडो पर पड़ती है जहाँ पर येनजू स्मोक कर रहा था। वो उसे अपने पास बुलाकर कहता है कि क्या तुम मुझे ढूंढ रही थी? मैंने सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से मैनेज किया है, तो अब चलो मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। वो जियांग को उठाकर बेड पर ले जाता है और जैसे ही उसके क्लोज जाता है तभी उसके फोन पर मैसेज आने लगता है। वो उसे किस करके कहता है कि अभी मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। नेक्स्ट सीन में जियांग अपनी फ्रेंड वीना के साथ होती है। वीना उसे कहती है कि क्या बात है, बहुत ही खुश लग रही हो, लगता है कि मिस्टर येनजू तुम्हारा बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते हैं। वो कहती है कि चुप रहो, कुछ भी मत बोलो। तो वो बोलती है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो, अब तो तुम लीगली कपल हो गए हो। शीना उन दोनों को हंसता हुआ देखकर उनके पास आती है और उन्हें इरिटेट करने वाली बातें करने लगती है। वीना और जियांग उसका मजाक बनाते हुए कहते हैं कि थोड़ा दूर हटकर बात करो क्योंकि तुम में से काफी बदबू आ रही है। तभी शीना देखती है कि मिस्टर येनजू नीचे आ रही हैं, तो वो उसको देखकर बोलने लगती है कि जियांग तुम्हें शर्म नहीं आती कि तुमने टीम बिल्डिंग के चक्कर में कंपनी का इतना पैसा वेस्ट किया है और मिस्टर येनजू के सामने उसकी इमेज को स्पॉइल करने की कोशिश करती हो, जिसका उन लोगों के बीच में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और येनजू अकेले बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। अब शीना मटकते हुए उसके पास आती है और कहती है कि आप मॉर्निंग में अकेले बैठकर क्यों ड्रिंक कर रहे हो? लगता है कि आपको रात में अच्छी नींद नहीं आई। मेरे पास आपको रिलैक्स करने का एक अच्छा तरीका है। और वो उसे सीड्यूस करने की कोशिश करती है और साथ ही उसे जियांग के बारे में बताने लगती है कि वो एक वाइल्ड मैन से प्रेग्नेंट हो गई है, इसीलिए मुझे तो लगता है कि वो इस प्रमोशन को डिजर्व भी नहीं करती, तो क्यों ना आप उसकी जगह मुझे प्रमोशन दे दो। मगर येनजू उसके फिगर की इंसल्ट करता है और बोलता है कि मुझे तुम जैसी लड़कियों में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम एक एम्प्लॉय होकर बॉस को सेड्यूस करने की पनिशमेंट जानती हो ना। वो कहती है कि मिस्टर येनजू मुझे नहीं पता कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपना फिक्र करनी चाहिए, ना कि किसी और की। शीना ये सब सुनकर वहाँ से भाग जाती है। उसके जाने के बाद असिस्टेंट उसके पास आता है और बोलता है कि बॉस आपका ब्रेकफास्ट रेडी है। वो असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वो जियांग का ब्रेकफास्ट उसके रूम में ही भेज दे। असिस्टेंट बोलता है कि बॉस आप अपनी वाइफ की इतनी केयर करते हो। तभी येनजू के पास एक रुरु नाम की लड़की की कॉल आती है कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ। और वो जैसे ही टर्न करता है तो वो देखता है कि रुरु उसके सामने होती है। वहीं दूसरी तरफ जियांग रिजॉर्ट की बैक साइड पर वॉक कर रही होती है। उसके पास रिजॉर्ट का एक एम्प्लॉय आता है और कहता है कि मैडम रुरु आप काफी टाइम के बाद वापस आई हो।
मेरे पास आपकी और मिस्टर यंजू की फोटोज हैं। वो जियांग को फोटो देता है तो जियांग सोचती है कि मैं तो यहाँ पर पहली बार आई हूँ, और वो फोटोज को देखकर हैरान हो जाती है कि ये फोटो में बिल्कुल उसके जैसी दिखने वाली लड़की कौन है, वो भी मिस्टर यंजू के साथ। वो कहती है कि ये फोटो मेरी नहीं है, तो वो एम्प्लॉय उसे फोटो वाली लड़की को जियांग से मैच करने लगता है। तो जियांग कंफ्यूज्ड होकर वहाँ से चली जाती है। जब वो अपने रूम में आती है तो वो देखती है कि यंजू का असिस्टेंट उसके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है। तो वो उसे थैंक यू बोलती है और पूछती है कि क्या आप रुरु को जानते हो, तो वो उसे कोई क्लियर आंसर नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि शीना असिस्टेंट और जियांग की फोटो को क्लिक कर लेती है। उसे लगता है कि इन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। जियांग जब ब्रेकफास्ट खाना शुरू करती है तो उसे प्लेट में से एक नोट मिलता है जिसमें लिखा था कि मैं आज रात कैफे में तुम्हारा वेट करूंगी, और ये नोट उसे रुरु ने सेंड किया था। आगे हम देखते हैं कि जियांग रुरु से मिलने कैफे आती है और जियांग से कहती है कि हेलो, मैं रुरु हूँ। जियांग उससे पूछती है कि आप फोटो से अलग क्यों दिख रही हो। ये सुनकर रुरु एक फ्लैशबैक में चली जाती है जहाँ वो यंजू से मिलने के लिए उसके रूम में आती है। तो वो देखती है कि वो जियांग की पेंटिंग बना रहा होता है और उसके हाथ में एक रबर बैंड भी होता है। उसके बाद असिस्टेंट उसे कॉल करके बताता है कि हमने आपकी पेंटिंग वाली लड़की को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर अभी तक उसका कुछ भी पता नहीं चला। यंजो उसे कहता है कि उसे ढूंढना जारी रखो। मुझे नहीं पता कि तुम उसे कैसे ढूंढोगे, पर मैं हर हाल में उससे मिलना चाहता हूँ। असिस्टेंट कहता है कि बॉस, आप उस लड़की से बहुत सालों पहले मिले थे, क्या आप श्योर हो कि वो लड़की अभी भी ऐसे ही दिखती होगी? यंजू कहता है कि चाहे कितने साल भी क्यों ना बीत जाएं, मैं उस लड़की को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। इतने में ही रुरु उसके पास आकर बोलती है कि मैंने तुम्हारी बनाई हुई सभी पेंटिंग्स को कलेक्ट करके देखा है और तुम बहुत ही टैलेंटेड हो। हम दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा है। ये कहते हुए वो यंजू के शोल्डर पर टच करने लगती है। तो वो उसे कहता है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वो उसे रोकते हुए कहती है, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज का पूरा दिन तुम मेरे साथ स्पेंड करोगे। वो बोलता है कि ये प्रॉमिस मेरी मॉम का था, मेरा नहीं। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। रुरु कहती है कि ठीक है, तुम्हारे वापस आने तक मैं यहीं पर वेट करूंगी। और वो जियांग की पेंटिंग के पास जाकर कहती है कि ऐसा क्या है तुम्हारे फेस में जो यंजू इतने सालों से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा है। और वो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर अपना फेस जियांग की तरह करवा लेती है और यंजू की लाइफ में एंटर हो जाती है। रोमांस करते हुए यंजू रुरु का टैटू देख लेता है और उससे पूछता है कि तुम वो लड़की नहीं हो सकती क्योंकि तुम रुरु हो, इसीलिए तुम डेलिब्रेटली मुझसे मिलना अवॉइड कर रही थी। रुरु कहती है कि क्या हुआ, तुम रुक क्यों गए? तुम्हें तो ये चेहरा पसंद है ना? देखो मैं बिल्कुल वैसी ही बन गई हूँ। तो वो उसे गुस्से में कहता है कि तुमने उसके जैसा फेस तो कर लिया, पर तुम कभी भी उसके जैसी बन नहीं सकती। मुझे उसके फेस से नहीं बल्कि उसकी नेचर से प्यार है। तो जाओ जाकर अपना फेस ठीक करो, वरना मेरे सामने दोबारा मत आना। यहाँ हमें पता चलता है कि रुरु यंजू की चाइल्डहुड फ्रेंड है और वो उसे पागलों की तरह लाइक करती है। और वो जियांग को यंजू से दूर करने के लिए फेक स्टोरी सुनाने लगती है कि मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें मेरा फेस डैमेज हो गया था और मैं ट्रीटमेंट के लिए अब्रॉड चली गई थी। जब मैं वापस आई तो मुझे पता चला कि यंजू ने मेरे जैसी दिखने वाली लड़की से शादी की है। इसका मतलब वो तुमसे नहीं बल्कि तुम्हारे चेहरे से प्यार करता है। जियांग कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, उसने खुद मुझसे शादी के लिए प्रपोज किया था। तो वो उसका ब्रेन वॉश करने के लिए कहती है कि क्या तुम प्रेग्नेंट हो? मुझे लगता है कि उसने तुमसे शादी इसीलिए की है क्योंकि वो बच्चों से काफी ऑब्सेस्ड है और उसे अपने फैमिली बिजनेस के लिए एक वारिस चाहिए। जियांग याद करने लगती है कि जब यंजू ने उसे पूछा था कि क्या तुम्हें बच्चे पसंद हैं, और ये बात याद करके वो गुस्से से वहाँ से उठकर चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जियांग को वोमिट हो रही होती है। तो यंजू उसके पास आता है और उसकी केयर करने लगता है और वो देखता है कि जियांग ठंडे फ्लोर पर बिना स्लीपर्स के खड़ी है। तो वो उसे अपनी गोद में उठा लेता है और उसके सामने अपने प्यार का इजहार करता है और बोलता है कि कल मैं तुम्हें एक सरप्राइज दूंगा। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शीना को जॉब से फायर कर दिया जाता है। और तभी जियांग जब ऑफिस में पहुँचती है तो एक लड़की उसके पास आकर बताती है कि बॉस का लाइव इंटरव्यू आ रहा है। इंटरव्यूअर यंजू से पूछती है कि क्या आप इसको लाइक करते हो और उसे पहली बार कहाँ मिले थे? तो वो कहता है कि हाँ, मैं 8 साल से इस लड़की को पसंद करता हूँ
और वो लड़की मेरी पूरी लाइफ है। ये सुनकर जियांग सोचने लगती है कि आखिर ये किसके बारे में बात कर रहा है। वो लड़की जरूर रुरु होगी और क्या मुझे यही सरप्राइज देना चाहता था ये। फिर वो गुस्से से वहाँ से चली जाती है और बाथरूम में खुद को मिरर में देखते हुए सोच रही होती है कि यंजू ने मुझसे शादी सिर्फ इसी बच्चे की वजह से की है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए। इतने में ही शीना कुछ लड़कियों के साथ वहाँ पर आ जाती है और वो बाथरूम को बाहर से लॉक कर देती है और वॉश बेसन में पानी भरकर जियांग का फेस उसमें डुबोने लगती है, ये बोलकर कि तुम्हें प्रमोशन मिला है और मुझे जॉब से निकाल दिया गया है। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा असिस्टेंट के साथ चक्कर चल रहा है और तुम उसके बच्चे से प्रेग्नेंट भी हो गई हो, इसीलिए उसने तुम्हारी प्रमोशन में हेल्प की है। जियांग कहती है कि ये तुम क्या बोल रही हो, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो लोग उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करने लगती हैं, ये बोलते हुए कि यहाँ पर तुम्हें बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला। वो जैसे तैसे करके बाथरूम से बाहर आ जाती है और लड़खड़ा कर नीचे गिर जाती है और उसका मैनेजर भी शीना के साथ मिलकर उसे बुली करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ यंजू का इंटरव्यू खत्म हो जाता है और वो जियांग से मिलने के लिए ऑफिस से निकल जाता है और सही टाइम पर आकर जियांग को उन लोगों से प्रोटेक्ट करता है। तो शीना जियांग और असिस्टेंट के बारे में उसे बताने लगती है। यंजू उसे कहता है कि बकवास मत करो, जियांग मेरी वाइफ है और मैं इस बच्चे का बायोलॉजिकल डैड हूँ। ये सुनकर वो दोनों डर जाते हैं और यंजू से अपोलोजाइज करने लगते हैं, लेकिन वो उनकी एक भी बात नहीं सुनता और उन दोनों को जॉब से फ्री कर देता है। इस सब से जियांग बहुत ज्यादा घबरा गई थी। यंजू उसे हक कर लेता है और बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर वो जियांग के गोद में उठाकर अपने घर ले जाता है और अपनी मेड से कहता है कि ये मेरी वाइफ है और ये प्रेग्नेंट भी है, तो आपको मेरी वाइफ का अच्छे से ख्याल रखना होगा। और वो जियांग को बताता है कि ये आंटी चैन है और ये हमारे घर में काफी सालों से काम कर रही हैं। अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बिना किसी हेजिटेशन के इनसे मांग लेना। गिरने की वजह से जियांग के पैर में मोच आ जाती है, तो यंजू उसके पैर की मसाज करने लगता है और दोनों कडल करने लगते हैं। इतने में ही यंजू की मॉम वहाँ पर पहुँच जाती हैं और वो यंजू से पूछती हैं कि तुम्हारे साथ में ये लेडी कौन है। मैंने पहले तो इसे तुम्हारे साथ कभी भी नहीं देखा, मैं जानना चाहती हूँ कि ये किस फैमिली की डॉटर है। यंजू जियांग के शोल्डर पर हाथ रखकर कहता है कि मॉम ये मेरी वाइफ है और बहुत जल्दी ये मेरे बच्चे की मॉम भी बनने वाली है। ये सुनकर मॉम बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं कि मैं इस लड़की को अपनी डॉटर इन लॉ एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यंजू जियांग को कहता है कि तुम यहीं पर रुको, मैं मॉम को मनाकर आता हूँ। मेड यंजू की मॉम के लिए कॉफी लेकर जा रही होती है। जियांग उन्हें कहती है कि मैं लेकर जाती हूँ, मगर वो मॉम को अपने अगेंस्ट बुरा भला बोलते हुए सुन लेती है और वो बार बार रूरू को अपनी डॉटर इन लॉ बनाने का कह रही होती है। ये सब सुनकर वो अपसेट होकर वहाँ से चली जाती है। यंजू उसे कहता है कि मेरी मॉम की बातों का बुरा मत मानना, उनकी नेचर ऐसी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तुम ही मेरी लाइफ पार्टनर हो और हमेशा तुम ही रहोगी और कल हम तुम्हारा बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करेंगे। जियांग अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट करना चाहिए। नेक्स्ट डे जियांग यंजू के घर आने का वेट कर रही होती है, मगर वो घर पर नहीं आता, तो वो उसे कॉल करती है, लेकिन वो कॉल रूरू आंसर करती है और वो कहती है कि यंजू आज रात घर पर नहीं आएगा क्योंकि वो मेरे साथ बिजी है। जियांग गुस्से में मेड से कहती है कि हम कोई भी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करेंगे, आप ये सब यहाँ से हटा दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग यंजू घर आता है और वो देखता है कि जियांग सोफे पर सो रही होती है, तो वो उसे अपनी जैकेट से कवर करता है। जियांग घबराकर उठ जाती है और उसे पूछती है कि कल रात तुम कहाँ पर थे, मुझे बोला था कि हम लोग साथ में बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे और मैं पूरी रात तुम्हारे आने का वेट करती रही। यंजू उसे कुछ भी एक्सप्लेन कर पाता उससे पहले ही उसके पास रूरू की कॉल आती है और वो तुरंत ही वहाँ से चला जाता है। जियांग का फ्रेंड उसे बर्थडे विश करने आता है, तो जियांग उसे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपनी बाइक पर लिफ्ट दे सकते हो, और वो यंजू को फॉलो करते हुए हॉस्पिटल पहुँच जाती है जहाँ पर यंजू रूरू के पास होता है। असल में ये सब रूरू की ही प्लानिंग होती है उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की। जियांग गुस्से में उसे डाइवोर्स का बोलकर वहाँ से बाहर आ जाती है।
जियांग का फ्रेंड नोटिस करता है कि उसकी आंख में आंसू हैं और वो बहुत ही परेशान है। यंजू उसके पीछे आता है तो वो उसे पूछता है कि क्या हुआ तुम्हें। यंजू पीछे से आकर जैसे ही उसे बात करने लगता है लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। तो जियांग की फ्रेंड और उसके बीच में फाइटिंग होने लगती है। तो जियांग अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर वहाँ से चली जाती है। यंजू उसे मनाने के लिए घर आता है मगर वो उसकी बात नहीं सुनती। इवन उसके लिए वो डोर भी ओपन नहीं करती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जियांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और डॉक्टर उसका चेकअप करने के लिए आती है। वहीं पर यंजू भी मौजूद होता है। डॉक्टर यंजू को कहती है कि वैसे तो सब कुछ ठीक है मगर जियांग को अपना अच्छे से ख्याल रखना होगा क्योंकि वो काफी वीक है। डॉक्टर के जाने के बाद यंजू जियांग के पास बैठ जाता है और वो भी अपने बेबी को टच करके फील करना चाहता था मगर जियांग उसे टच करने नहीं देती। तो वो वहाँ से डिसअपॉइंट होकर चला जाता है और उसे कहता है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मेड को बोल देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जियांग सो रही होती है। तभी वो उसके पास आता है और वो उसके बालों को टच करते हुए सोचने लगता है कि डॉक्टर ने उसे बताया है कि अल्ट्रासाउंड में बेबी की हार्ट बीट बहुत ही कमजोर है। जियांग नींद में भी अपने बच्चे के बारे में ही सोच रही होती है। तो यंजू उसे कंफर्टेबल करता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और उसके फॉरहेड पर वो किस कर लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि मेड जियांग के खाने में कुछ मिला देती है क्योंकि ऐसा करने के लिए उसे रूरू ने ब्लैकमेल किया होता है। क्योंकि रूरू ने मेड के बेटे को किडनैप किया होता है और उसे धमकी दी थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को जान से मार डालूंगी। जियांग जैसे ही वो सूप पीती है तो उसकी तबीयत खराब होने लगती है और उसे फौरन हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। उसी हॉस्पिटल के साथ वाले रूम में रूरू होती है और वो यंजू और डॉक्टर की कन्वर्सेशन सुन लेती है जिससे उसे पता चलता है कि उसका होने वाला बेबी पूरे तरीके से हेल्दी नहीं है। तो डॉक्टर उसे अबॉर्शन करने की एडवाइस करता है। रूरू ये रिपोर्ट्स लेकर जियांग से मिलने जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारे और यंजू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से ये बेबी खतरे में है, इसीलिए वो तुम पर गिव अप कर रहा है क्योंकि अब तुम्हारे अंदर उसके वारिस को बर्थ देने की पावर नहीं है, क्योंकि तुम में से सिर्फ एक को ही बचाया जा सकता है, तुम्हें या तुम्हारे बच्चे को। ये सुनकर जियांग पूरे तरीके से टूट जाती है और वो यंजू को कॉल करके इसके बारे में कंफर्म करती है और वो कहती है कि क्या तुम ये सब कुछ पहले से जानते थे। तो वो उसे हाँ बोलता है। इसकी वजह से उसकी तबीयत फिर से खराब होने लगती है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें हॉस्पिटल को दिखाते हैं जहाँ पर जियांग एक प्री मेच्योर बच्चे को बर्थ देती है जिसको रूरू चुरा लेती है और सबको यही बताती है कि उसका बेबी पैदा होने से पहले ही मर गया है। जियांग का फ्रेंड वहाँ पर आता है और वो यंजू को बोलने लगता है कि इस सब की जिम्मेदार तुम हो और जियांग की हालत तुम्हारी वजह से खराब हुई है। यंजू उसे कहता है कि वो मेरी वाइफ है और तुम होते कौन हो हम दोनों के बीच में बोलने वाले। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। तो मेड वहाँ पर आती है और उन्हें कहती है कि ये हॉस्पिटल है और आप लोगों को यहाँ पर ऐसे शोर नहीं बचाना चाहिए। हॉस्पिटल में यंजू की मॉम भी आती हैं और वो यंजू को सुनाने लगती हैं कि ये लड़का कौन है, क्या ये तुम्हारी वाइफ का लवर है। तो यंजू मेड को कहता है कि तुम मॉम को लेकर यहाँ से जाओ। मॉम गुस्से में वहाँ से चली जाती हैं और वो जाते हुए कहती हैं कि वो लड़की जिए या मरे मुझे उससे क्या, मैं तो जा रही हूँ। थोड़ी देर बाद जियांग को होश आ जाता है और वो यंजू से कहती है कि हमारा बेबी कहाँ पर है, मैं उससे मिलना चाहती हूँ। यंजू उसे बोलता है कि वो पैदा होने से पहले ही मर गया था। जियांग कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो इतना कहते ही बेहोश हो जाती है। अब स्टोरी कुछ टाइम आगे शिफ्ट होती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जियांग यंजू के ऑफिस में आती है। वो उसके ऑफिस से रिजाइन कर देती है और साथ ही साथ उसके टेबल पर डाइवोर्स पेपर भी रख कर वहाँ से चली जाती है। यंजू उसे रोकने की बहुत कोशिश करता है पर वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती। इतने में ही रूरू उसके सामने आ जाती है और कहती है कि तुम्हारे सूटकेस में क्या है, मुझे लगता है कि तुम हो फैमिली का इम्पोर्टेंट सामान चुरा कर यहाँ से ले जा रही हो। जियांग उसे अपना सूटकेस खोलकर दिखाने लगती है। यंजू उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, मगर वो अपनी एक एक सामान को खोलकर दिखाने लगती है और बोलती है कि मुझे अब इन चीजों की कोई जरूरत नहीं है। वो बस अपना पासपोर्ट लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हमारी स्टोरी 5 साल आगे शिफ्ट हो जाती है। जियांग अब्रॉड से वापस आती है एक चैरिटी इवेंट को अटेंड करने के लिए। उसका फ्रेंड चेन उसे रिसीव करने जाता है
और कहता है कि तुम्हें इतने दिनों के बाद देखकर बहुत ही खुशी हुई। फिर वो दोनों एक लिफ्ट में जाते हैं। जब वो लिफ्ट का डोर बंद हो रहा होता है तभी जियांग यंजू को वहाँ पर आता हुआ देखती है। जियांग वॉशरूम में जाती है और उसके पीछे रुरु भी वहाँ पर आ जाती है और वो फिर से उसको ट्रिगर करने लगती है कि आखिरकार तुम वापस आ ही गई, लेकिन अब यंजू की लाइफ में तुम्हारी कोई भी जगह नहीं है। जियांग कहती है कि मैं ऑलरेडी सब कुछ सह चुकी हूँ, मेरे बेबी की डेथ हो गई, लेकिन तुम्हारे साथ तो मुझसे भी बुरा हुआ है। तुम्हारी प्रॉब्लम की वजह से तुम कभी भी मॉम नहीं बन सकती। तुम्हें दूसरों का बेबी देखकर अपने मॉम ना बनने पर अफसोस तो होता होगा। उसकी ये बातें सुनकर रुरु गुस्से में उसके ऊपर हाथ उठाने लगती है, लेकिन जियांग उसका हाथ पकड़ लेती है और उसको धमकी देते हुए वहाँ से बाहर आ जाती है। चैरिटी इवेंट में जियांग और रुरु एक रिंग को खरीदने के लिए एक दूसरे से कंपैरिजन कर रहे थे। होस्ट कहता है कि ये रिंग लव एंड इफेक्शन का सिंबल है। चैन वो रिंग जियांग के लिए 10 मिलियन में खरीद लेता है, जिसके बाद जियांग यंजू को अवॉइड करके वहां से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि जियांग बारिश में भीगते हुए जा रही होती है और हाई हील्स की वजह से उसे चला भी नहीं जा रहा होता। तभी यंजू उसके पास अम्ब्रेला लेकर आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें कोई हेल्प चाहिए। तो वो कहती है कि मिस्टर हु हमारा कोई भी कनेक्शन नहीं है और मुझे स्ट्रेंजर से कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगती है। यंजू उसे गोद में उठाकर जबरदस्ती कार में बिठा देता है। जियांग उसे मना करती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तो वो बोलता है कि रात के इस टाइम तुम्हें यहाँ मेरे अलावा कोई भी नहीं मिलेगा जो तुम्हारी हेल्प कर सके। और फिर वो खुद भी कार में आकर बैठ जाता है और कहने लगता है कि इतने सालों में बहुत कुछ बदल गया है। जियांग कहती है कि टाइम के साथ सब कुछ चेंज हो जाना चाहिए। यंजू उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है कि 5 साल पहले क्या हुआ था। तो जियांग कहती है कि प्लीज मिस्टर हु, मैं आपके और मिस रुरु के बारे में कुछ भी सुनना नहीं चाहती। यंजू रुरु के घर जाता है जहाँ एक शाओलिन नाम का बेबी भागकर उसके गले लग जाता है और उसे डैडी कहकर बुलाने लगता है और यंजू से कंप्लेन करता है कि इस बार आप मुझसे कई दिनों के बाद मिलने आए हैं। रुरु शाओलिन को कहती है कि डैड थक गए होंगे तो तुम जाकर कार्टून को देखो। शाओलिन कहता है कि नहीं, मुझे डैड के साथ कॉमिक पढ़नी है। एंड यंजू भी उसे उठाकर अपने साथ बेडरूम में ले जाता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार शाओलिन है कौन। असल में शाओलिन जियांग का ही बेबी है जिसे रुरु ने हॉस्पिटल से चुराया था और सीक्रेटली उसका ट्रीटमेंट कराया था। और वो यंजू को कहती है कि ये बेबी बीमार है, इसे मैंने ऑर्फेनेज से अडॉप्ट किया है, इसको हीट डिजीज है। तो तुम जानते ही हो कि मैं हमेशा से बेबी चाहती थी, तो क्या तुम इस बेबी के गॉडफादर बनोगे। शाओलिन को पहली बार देखकर यंजू को कुछ अजीब सा फील होता है और वो रुरु को फौरन से हाँ बोल देता है और वो उसके बेबी का गॉडफादर बन जाता है। और वो शाओलिन के पास जाकर कहता है कि आज मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। और फिर वो अक्सर आकर रुरु के घर शाओलिन के साथ टाइम स्पेंड करता है। यंजू शाओलिन को ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर आता है। जियांग भी किसी काम से हॉस्पिटल आई होती है तो शाओलिन खेलते हुए लिफ्ट में घुस जाता है और अचानक से लिफ्ट बंद हो जाती है। अंधेरे की वजह से उसे घबराहट होने लगती है और वो अनकॉन्शियस होता जा रहा था। तभी जियांग उसके हाथ पर लिपस्टिक से सन बनाती है और कहती है कि ये देखो, ये सन कितना ब्यूटीफुल है और तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई ना कोई आ जाएगा हमारी हेल्प करने के लिए। थोड़ी देर बाद टेक्नीशियन लिफ्ट को ओपन कर देता है और उन दोनों को वहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। रुरु भागते हुए वहाँ पर आती है और कहती है कि तुम मेरे बेबी के पास क्या कर रही थी। शाओलिन भागते हुए यंजू के पास जाता है और उसे डैड कहते हुए हग कर लेता है। यंजू भी उसको अच्छे से देखने लगता है कि कहीं उसे कोई चोट तो नहीं लगी। जियांग ये देखकर सोचती है कि ये बेबी उन दोनों का है और वो फ्लोर पर बैठी ही रह जाती है। यंजू जियांग की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है तो रुरु उसको रोकने के लिए शाओलिन को चुटकी काट देती है जिससे वो चिल्लाने लगता है और यंजू फिर से उसके पास वापस आ जाता है और जियांग ये देखकर बहुत ही डिसहार्ट होकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद यंजू रुरु और शाओलिन के साथ घर आ जाता है। रुरु यंजू के लिए कॉफी बनाकर लेकर आती है जिसमें उसने उसे सेड्यूस करने के लिए कुछ मिलाया था। यंजू जल्दी से उस कॉफी को पी जाता है और वहाँ से जाने लगता है। शाओलिन उसे कहता है कि प्लीज डैड आज रात यहीं पर रुक जाओ, मैं आपके साथ सोना चाहता हूँ।
तो वो उसे समझाता है कि डैड को कुछ काम है और बहुत जल्द ही न्यू ईयर भी आने वाला है, तो मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आऊंगा और फिर हम दोनों साथ में खूब मस्ती करेंगे। रूरू भी उसके कहने लगती है कि आज रात यहीं पर रुक जाओ, तो वो उसे कहता है कि मुझे कुछ जरूरी काम है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद रूरू अपने प्लान के फ्लॉप हो जाने का सारा गुस्सा शाओलिन के ऊपर निकालने लगती है और उसे एक अंधेरे छोटे से रूम में बंद कर देती है, जहां वो बहुत ज्यादा रोने लगता है। रोते रोते वो उस सन को देखने लगता है जो उसके हाथ पर जियांग ने बनाया था, तो उसे देखकर उसे काफी अच्छा फील होने लगता है। रूरू के घर से निकलकर जेनजू जियांग से मिलने के लिए पहुंचता है। जियांग उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। वो कहता है कि मैं बस यहाँ पर तुमसे कुछ बात करने आया हूँ। तो वो उसे कहती है कि तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट हैं, जो भी बात करनी है जल्दी करो। और वो उसे पूछता है कि आज तुम हॉस्पिटल क्यों गई थी। तो वो उसे कहती है कि अगर तुम मुझसे ऐसे ही फजूल क्वेश्चन करने आए हो तो अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। क्या तुम्हारे दिल में अभी भी तुम्हारी एक्स वाइफ के लिए फीलिंग्स हैं? लेकिन ये गलत बात है। तुम्हारे पास ऑलरेडी वाइफ है और तुम्हारा बच्चा भी, तो तुम्हें अपना टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। तो वो उसे कहता है कि वो मेरा बच्चा नहीं है, मैंने और रूरू ने मिलकर उसे अडॉप्ट किया है। और फिर वो उसे शाओलिन के बारे में बताने लगता है कि उसकी मम्मी ने 6 साल पहले उसके हार्ट डिजीज की वजह से उसे ऑर्फेनेज में छोड़ दिया था। एंड ट्रस्ट मी, मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया है। जियांग कहती है कि मैं तुम्हारी इन बातों में आने वाली नहीं हूँ। तो वो उसे कहता है कि वो तुम थी जिसने 15 साल पहले गैंगस्टर से मेरी जान बचाई थी और मैंने तुम्हारी पेंटिंग को ड्रॉ किया था तुम्हें ढूंढने के लिए। रूरू ने उस पेंटिंग का यूज करके अपने फेस को तुम्हारे फेस की जगह बना लिया था, लेकिन उसका हार्ट बिल्कुल भी तुम्हारे जैसा नहीं था, इसीलिए जो उसका झूठ था वो जल्द ही मुझे पता चल गया। और एक दिन मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुम मिल गई हो और तुम ब्रेकअप हो जाने की वजह से एक बार में ड्रिंक कर रही हो। उस रात मैं तुम्हें ढूंढते हुए वहाँ पर आ गया था। ये वो सब बातें याद करने लगती है और उसे यंजू की बातों पर यकीन हो जाता है। तभी यंजू के ऊपर ड्रग्स का असर होने लगता है और वो जियांग के साथ इन्वॉल्व होने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यंजू जियांग को अपने साथ शिफ्ट होने के लिए बोलने लगता है और उसे अपने साथ घर लेकर आता है। रूरू इस बीच यंजू को बहुत सारे कॉल्स करती है और वो उसके आंसर नहीं देता, तो वो मेड को कॉल करके उसे फिर से ब्लैकमेल करती है और पूछती है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। जियांग ऑब्जर्व करती है कि मेड कुछ परेशान है, तो वो उसे कहती है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मुझसे डिस्कस कर सकती हो, क्योंकि मैं एक लॉ फर्म में काम करती हूँ। तो मेड कहती है कि नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस स्कूल में कुछ बच्चे मेरे बेटे को बुली करते हैं। मेड ने जो कुछ भी जियांग के साथ पास्ट में किया होता है उसे उसका रिग्रेट था आज तक, तो वो सही मौका देखकर जियांग को सब कुछ बता देती है। जियांग रूरू से मिलने के लिए जाती है, जहां वो धोखे से एक बॉक्स के अंदर उसे बंद कर देती है और पेट्रोल डालकर आग लगा देती है। जियांग को उस बॉक्स में सफोकेशन होने लगता है, तो वो यंजू को कॉल करके हेल्प के लिए बुलाती है और वो सही मौके पर आकर उसकी जान बचा लेता है। फिर वो जियांग का रिवेंज लेने के लिए रूरू के पास जाता है और उसे गले से पकड़ लेता है। वो उसे पूछता है कि तुम वेयर हाउस क्यों गई थी और तुमने जियांग के साथ ये सब क्यों किया। तो वो इनोसेंट होने का नाटक करती है और बोलती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं वहाँ पर बस कुछ काम करने के लिए गई थी और वो अचानक से वहाँ पर आ गई और मुझे ब्लैकमेल करने लगी। वो वहाँ आकर तुम्हें मुझसे छीन लेगी। उसकी बातों में उसका पागलपन साफ झलक रहा था। यंजू उससे पूछता है कि आखिरकार तुम ये सब क्यों कर रही हो और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो वो कहती है कि तुम जियांग को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। और वो उसे ये भी बता देती है कि शाओलिन असल में तुम्हारा बेटा है, अगर तुम उसे जिंदा देखना चाहते हो तो जियांग को रास्ते से हटा दो। यंजू ये सब जानने के बाद बहुत ही होपलेस हो जाता है और उसके पास रूरू की बात मानने के अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं होता। तो वो जियांग को दिखाने के लिए अपनी और रूरू की वेडिंग की अनाउंसमेंट करता है। ये सुनकर जियांग उसे मिलने के लिए ऑफिस जाती है, जहाँ वो देखती है कि यंजू रूरू के साथ रोमांस कर रहा है। रूरू जियांग से पूछती है कि क्या तुम यहाँ हमें कांग्रेचुलेशंस विश करने आई हो। तो जियांग गुस्से में उसे थप्पड़ लगाती है और वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे गुस्सा हो, पर मैं और यंजू बचपन से एक दूसरे को लाइक करते हैं और तुम हम दोनों के बीच आ गई। यंजू जियांग के पास आकर कहता है कि रूरू बिल्कुल सही कह रही है, अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली
जाओ। तो जियांग गुस्से में उस पर चिल्लाने लगती है कि तुमने आखिर मुझे समझ क्या रखा है। फिर वो गुस्से में यंजू को भी थप्पड़ लगा देती है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारी घटिया शक्ल दोबारा देखना भी नहीं चाहती। यंजू उसका हाथ पकड़कर बोलता है कि आई होप तुम अपना प्रॉमिस हमेशा याद रखोगी और दोबारा मेरे सामने नहीं आओगी। इसके बाद जियांग चेन के पास आ जाती है और उसके शोल्डर पर अपना सर रखकर रोने लगती है और चेन भी उसे तसल्ली दे रहा होता है। और ये सब रुरु और यंजू कार में से देख रहे होते हैं। रुरु कहती है कि तुमने देखा कि जियांग ने कभी तुमसे सच्चा प्यार नहीं किया था और अब वो किसी और मैन की बाहों में चली गई है। यंजू गुस्से में सामान इधर से उधर फेंकने लगता है। रुरु पीछे से आकर उसे हक कर लेती है और कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और पूरी लाइफ सिर्फ तुम्हें ही चाहती रहूंगी। यंजू उसे कहता है कि आई एम सॉरी, मैंने कभी भी तुम्हारी फीलिंग्स की कदर नहीं की। फिर वो दोनों अपनी वेडिंग के लिए रिंग्स लेने जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रुरु वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है। तभी यंजू उसके पास आकर बोलता है कि आज तुम बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो और रुरु ये बात सुनकर उसे प्यार करने लगती है। और फिर उसे लगा था कि आफ्टर ऑल उसे वो मिल ही गया जिसे उसने चाहा था। फिर वो यंजू को पेन ड्राइव देती है और कहती है कि इसमें शाओलिन के ट्रीटमेंट की सभी डिटेल्स हैं। आई होप कि वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। ये कहते हुए वो यंजू को हक कर लेती है। तभी यंजू का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और उसे बुलाता है। यंजू रुरु को कहता है कि मैं बाहर तुम्हारा वेट करूँगा, तो तुम जल्दी रेडी होकर आ जाओ। रुरु जब बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर पुलिस आई होती है। दरअसल ये सारी जियांग और यंजू की प्री प्लानिंग होती है रुरु को एक्सपोज करने की और चेन ने भी इसमें उनका साथ दिया था। और फिर हम देखते हैं कि रुरु को पुलिस पकड़कर ले जाती है। आगे हम जियांग और यंजू को हॉस्पिटल में देखते हैं। शाओलिन की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है। जियांग उसे इमोशनल होकर हक करती है और इसी के साथ ही इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।